हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू यूजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर की अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा की हमारी टेक्नोलॉजी में हमारी इकोनॉमी का क्या रोल रहा है। हमारी इन द सेंस कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। सो उसमें एग्रीकल्चर ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, और बाकी चीज़ों के भी बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे एटसेट्रा है। सो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे इकोनॉमी हमारी इंक्रीज़ हुई है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद की है। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है, तो टेक्नोलॉजी ने वाइटल रोल प्ले किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इकोनॉमी को शेप करने में, एक तरह से आकार देने में। क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, किस किस चीज़ों में इनोवेशन है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, मेटलर्जी में, टेक्सटाइल में, ट्रेड में और कंस्ट्रक्शन में। सो ये सारे फील्ड्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में या फिर बेटर बनाने में या प्रॉस्परस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन्होंने एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन। सो मेटलर्जी क्या होता है, अगर हम मेटलर्जी की बात करें, और बाकी तो आपको पता होगा, मेटलर्जी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस, स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस, कि जब आप मेटल्स की स्टडी कर रहे हो और उनके यूजेस के बारे में, तो क्या होती है, मेटलर्जी होती है। इसका मतलब हम मेटल्स की बात करते हैं इसमें। ओके, और बाकी चीज़ें पता है, ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाएगा, टेक्सटाइल में आपके कपड़े वगैरह आ जाएंगे ना, और ट्रांसपोर्टेशन में जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर आ जाएगा। सो उसके बाद है इंडियाज एडवांसमेंट इन दीज फील्ड्स वर नॉट ओनली साइंटिफिकली इनोवेटिव, कि साइंटिफिकली ही इनोवेशन नहीं की बल्कि वो कनेक्टेड है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से, हमारे सोशल स्टेबिलिटी से और ट्रेड एक्सपेंशन से। सो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टेक्नोलॉजी से। अगर हम बात करें इंडिया की जो एग्रीकल्चर इरिगेशन टेक्नोलॉजी कैसी थी, सो एग्रीकल्चर वॉज अ बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी। हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बैकबोन रही है, मतलब उसी ने ही इंडिया की इकोनॉमी को हमेशा अच्छा रखा है। किसने? एग्रीकल्चर ने, क्योंकि हम पहले से ही एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया की मोस्टली इकोनॉमी अभी भी किस पे बेस्ड है? अभी भी बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। अगर हम इंडिया से भी नहीं, अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में और पंजाब में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती ही करते हैं, है ना। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो अब जो इनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, उन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी, मतलब और भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं कम टाइम में, है ना। एफिशिएंसी मतलब कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, कम टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है। जैसे ही हम बात करेंगे इरीगेशन सिस्टम की, सो एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट वॉज क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग स्टेबल फूड प्रोडक्शन स्पेशली इन द मानसून डिपेंडेंट रीजन, कि हमें क्या ज़रूरत होता था, अगर हम जो मानसून डिपेंडेंट रीजन्स थे उनको एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, ताकि वो अपना फूड प्रोडक्शन अच्छे से कर सकें ना, वॉज क्रिटिकल, और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मिल नहीं पाता था। तो सम की इरीगेशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड, तो इस वजह से कुछ इरीगेशन टेक्नोलॉजीज आई। जैसे सबसे पहले हम बात करें इंडिया के बारे में, तो स्टेप वेल्स एंड रिजर्वॉयर्स, की स्टेप वेल्स आए, मतलब बावड़ी जो आपने सुना होगा, है ना, बावड़ी। सो उसमें क्या होता था, आप क्या कर सकते थे, पानी को स्टोर कर सकते थे ड्राई सीजन्स के लिए। अब मानसून के लिए तो ठीक है, वो हो रहे हैं, मानसून में बारिश आ जाती थी, बट ड्राई सीजन में कैसे पानी आए, तो उसके लिए वो रानी की वाव, या फिर रानी की वाव एक बावड़ी है जो जिसकी इमेज ये फर्स्ट वाली, ठीक है, ये रानी की वाव है जिसकी फोटो आपको आपके 100 रुपीज़ की नोट में भी देखने को मिलती है। अगर अभी तक नहीं नोटिस किया हो तो आज कर लेना, देख लेना, 100 रुपीज़ की नोट में भी मिलती है आपको इसकी फोटो। सो रानी की वाव इज अ स्टैबवेल, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे यहाँ पे पानी स्टोर करके रखते थे ताकि हम ड्राई सीजन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इंक्लूड रानी की वाव इन गुजरात एंड चांद बावड़ी इन राजस्थान। तो ये चांद बावड़ी है जो राजस्थान में सिचुएटेड है। सो ये दोनों ऐसी थी, और भी बहुत सारी थी। अगर आप बात करो कि हरियाणा में भी बहुत सारी ऐसी स्टेपवेल्स हैं जो, या फिर रिजर्वॉयर्स है जो काम आते थे इरिगेशन के लिए। ओके, सो उसके बाद है कैनाल्स एंड रिवर डाइवर्जन। कैनाल्स मतलब जो नहर होती थी आपकी, है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा थी पहले एंशिएंट टाइम में। सो मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर बिल्ट एक्सटेंसिव इरिगेशन कैनाल्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। जो मौर्यन एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, और गुप्ता एम्पायर था, तो इन्होंने भी क्या किया था, बहुत ज़्यादा एक तरह से इरिगेशन कैनाल्स यूज़ की थी, मतलब नहर बनाई थी, ताकि क्या कर सके, एग्रीकल्चर कर सके, और एक तरह से जो क्रॉप्स है उनको प्रोड्यूस कर सके। ओके, आफ्टर दैट इज घाटी यंत्र एंड पर्शियन व्हील। तो ये घाटी यंत्र है, ये वाला, है ना, बैल के जरिए इसको इसका क्या वो था, पर्शियन व्हील
ये पर्शियन व्हील है और ये घाटी यंत्र है। इन दोनों का मेन मकसद ये था कि जो नीचे पानी होता था, अगर नीचे वाले पानी को ऊपर सिचुएटेड जगह पे अगर पहुंचाना होता तो इन दोनों के काम आते थे, इन दोनों को यूज किया जाता था ना। सो ये क्या था, मैकेनिकल डिवाइस से लिफ्टेड वाटर फॉर इरिगेशन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, जिससे काम जल्दी हो जाता था, है ना। सो उसके बाद है डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स। तो ये क्या था, एंशियंट एनीकट, जैसे कल्लानाई डैम है ना, ये जो डैम है, सो ये बनाए गए बिल्ड बाय चोलाज इन सेकेंड सेंचुरी सीई, मतलब ये सेकेंड सेंचुरी में ही बना दिया गया था चोला एम्पायर के किंग्स ने। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनल वाटर रेगुलेशन स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है ये, जिसमें वाटर रेगुलेट कर सकते थे हम, है ना। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और इरिगेशन टेक्नोलॉजीज क्या थी। सो अगर हम बात करें फार्मिंग टूल्स एंड टेक्निक्स की, तो अभी हमने पहले पढ़ा था इसमें इरिगेशन सिस्टम कैसा था एग्रीकल्चर में ना। अब हम बात करेंगे फार्मिंग टूल्स एंड टेक्निक्स क्या थी। तो आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये क्या है, आयरन प्लो, या फिर जिसको आप बोल सकते हो हल, है ना। हल हरियाणा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खेती करने में, अभी भी होता है मोस्टली जगह पे, बट उसकी जगह अब ट्रैक्टर्स ने ले ली है या और मशीन्स ने ले ली है ना। तो पहले हल यूज़ होता था, उसको इनके आगे क्या बांधे जाते थे, बैल बांध दिए जाते थे, और उनकी वजह से क्या कहते थे, खेती करते थे। सो आयरन प्लोज किस में हेल्प करता था, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन सॉइल कल्टीवेशन, इससे सॉइल कल्टीवेशन में कि फसल उपजाऊ हो सके, है ना, और अच्छी, और जो मिट्टी है वो अच्छी फसल दे सके, उसके लिए करना पड़ता था रिप्लेसिंग अर्लियर वुड प्लो, जो जो एक तरह से वुडन प्लो क्या होता है, जो जमी हुई मिट्टी बन जाती है ना, तो उसको उखाड़ने के लिए, ताकि वो हट जाए और सारे में मिट्टी फैल जाए, तो इसलिए ये किया जाता था, है ना। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब कि इट मीन्स कि आप क्रॉप को रोटेट करते हो, रोटेट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल मॉनसून में आप दूसरी क्रॉप लगाते हो ना, जो मॉनसून के लिए सूटेबल होती है, फिर आप विंटर में अलग क्रॉप लगाते हो, है ना, समर में अलग क्रॉप लगाते हो। तो आपको ये क्रॉप, ये जब आप रोटेट करते हो, इट मीन्स कि अलग अलग क्रॉप लगाते हो, तो इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, और इससे पेस्ट इन्फेस्टेशंस भी नहीं होते, मतलब पेस्टिसाइड्स भी हमला नहीं करते, और फिर फसल भी अच्छी रहती है। और मिक्स्ड फार्मिंग मतलब कि आप एक ही उसमें एक सीजन की क्रॉप लगा दोगे, बट एक क्यारी में, एक रो में आप दूसरी, सेकेंड रो में दूसरी, थर्ड रो में तीसरी, ऐसे करके आप मिक्स क्रॉप कर दोगे ना, तो अलग अलग क्रॉप का यूज करोगे। ओके। फिर उसके बाद आता है, एक मिनट जस्ट से इरेज कर दो। सो उसके बाद आता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो उस टाइम में जो पाले जाते थे एनिमल्स, जो एग्रीकल्चर के काम आते थे, वो थे ऑक्सन, है ना, और बफेलोज जो होते थे, ये हल के आगे बांध दी जाते थे, और ये करते थे उनकी हेल्प, किनकी, किसानों की। सो ये प्लोइंग और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, मतलब अगर किसी को कहीं और जाना हो, दूसरी जगह जाना हो, तो ओक्स पे जाते थे, और प्लोइंग में और खेत को जोतने में भी मदद करते थे। आफ्टर दैट इज एडवांस सीड एंड फर्टिलाइजर्स। अर्ली यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। तो पहले ऑर्गेनिक मैन्योर यूज होता था ना, है ना, और कंपोस्ट यूज होते थे, ताकि क्रॉप अच्छी हो, क्रॉप ज्यादा फसल दे, है ना, ज्यादा फसल हो और अच्छी फसल हो जो ऑर्गेनिक हो। तो ऐसी चीजें यूज करते थे पहले। पहले ऐसे फर्टिलाइजर्स नहीं थे, ये केमिकल फर्टिलाइजर जो आजकल बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, पहले मैन्योर का यूज करते थे, खाद का ही यूज करते थे, ऑर्गेनिक वाली, है ना। जैसे काउडंग, काउडंग केक जो होता है ना, काउडंग केक जिसको आप गोबर भी बोलते हो, सो उनका यूज करते थे पहले ना, खाद बनाने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट इज इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका। सो इससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को हेल्प मिली। अगर पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन की भी ग्रोथ हो रही है, तो फूड सबको इजीली सप्लाई हो रहा था। सरप्लस हुआ क्रॉप्स में। फिर सरप्लस होने की वजह से क्या हुआ, जब ज़्यादा किसी चीज़ का हो जाता है ना, अति हो जाता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो उस चीज़ का ना, ट्रेड और टैक्सेशन में हेल्प करता था वो। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी भी और ज़्यादा इंप्रूव हुई, अच्छी बेहतर बनी। सपोर्टेड अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन को भी सपोर्ट किया, जो शहरीकरण हो रहा था उसमें भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, किससे, एग्रीकल्चर से। लोग शहर की तरफ आने लगे, जब उनके पास पैसे होने लगे गांव के लोगों के पास, या फिर गांव के लोगों को भी वो, सॉरी शहर के लोगों को भी वो सपोर्ट करते थे, कौन, रूरल एरिया पीपल, बाय गिविंग देम क्रॉप्स, है ना, टाइम टू टाइम। सो उसके बाद है नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड नेटवर्क की, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड नेटवर्क भी बहुत बेहतर था उस टाइम में, बहुत पहले के टाइम में, अपनी हिस्ट्री के टाइम में। सो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी प्लेड अ की रोल इन इंटरनल ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स एंड मिलिट्री एक्सपेंशन। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने में। जैसे इंटरनल ट्रेड हुआ करते थे पहले, लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स भी हुआ करते थे, और मिलिट्री एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा थी, है ना, ताकि हर जो एरिया है, जो भी जिसका भी किंगडम है, वो सुरक्षित रह सके। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी। सो जैसे कि हम बात करते हैं रोड एंड लैंड ट्रांसपोर्ट की। अगर हम रोड एंड लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो सबसे पहले आता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो एंशियंट
उत्तरापथ बोलते थे जिसे, या फिर ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। इसको एक और नाम दिया था सड़क ए आजम। तो ये कनेक्ट करती थी, मेजर ट्रेड रूट था ये, कनेक्टिंग इंडिया विद पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो ये क्या करती थी, सेंट्रल एशिया को पर्शिया से कनेक्ट करती थी, मतलब ये काबुल तक पहुंची हुई थी और यहाँ पे बांग्लादेश तक। तो उस टाइम में इतना बड़ा रोड बनवा दिया था, बिल्कुल सीधा, है ना, बिल्कुल सही वाला। ये किस लिए बनवाया था, ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद बुलक कार्ट्स का भी यूज करते थे, टांगों का भी यूज करते थे, चैरियट्स का भी यूज करते थे, मतलब रथ का भी यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन या फिर लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लोगों को अगर दूसरी जगह पे जाना हो तो वो इनके थ्रू जा सकते थे। एलिफेंट ट्रांसपोर्ट भी होता था, वो किस लिए था, रॉयल प्रोसेशन के लिए। जब रॉयल फैमिलीज कहीं जाती थी तो वो एलिफेंट पे बैठ के जाती थी, या फिर वारफेयर के लिए, मतलब जब लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह होता था तो उसमें जो युद्ध का सामान है और जो नागरिक होते थे, मिलिट्री होती थी, वो उस पे बैठ के जाते थे, ओके, इस पे, हाथियों पे। फिर है ब्रिजेस एंड पेव रोड्स बने बाद में, है ना। बाद में क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर के टाइम में और बाद की जो डायनेस्टीज आई, है ना, किंगडम्स आए, तो उन्होंने एक वेल मेंटेन रोड बना दिए, जो आज हमें देखने को मिलते हैं हमारे जो रोड है, वैसे उन्होंने उस टाइम में से ही बनाने लग गए थे, ओके। तो पेव्ड रोड बन गए, मतलब सीधे रोड बन गए जो अच्छे मटेरियल से बने हुए थे, और ब्रिजेस भी बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आता है मैरीटाइम एंड रिवर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में, तो पोर्ट लाइक लोथल जो गुजरात में है, तमरालिप्ती, है ना, तमरालिप्ती इज इन बंगाल, है ना, और कावेरीपट्टनम इज इन तमिलनाडु में भी, ओके। सर्च कर लेना एक बार इसको, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। सो कावेरीपट्टनम, सो इट दे फैसिलिटेटेड इंटरनेशनल ट्रेड। इधर से क्या होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, रोम के साथ हमारा जो ट्रेड होता था, साउथ इंडिया की, है ना, साउथ इंडिया की बाउंड्री से, इन पोर्ट से, ये बहुत बड़े पोर्ट माने जाते थे उस टाइम पे। वुडन शिप्स और नेविगेशन भी होते थे। इंडिया वॉज अ लीडर इन शिप बिल्डिंग, कि वो शिप्स भी बनाते थे पहले के टाइम में, लार्ज बोट्स दैट कुड कैरी हैवी लोड्स, और वो बहुत ज्यादा सामान भी पहुंचा सकते थे। एस्ट्रोनॉमी का यूज करते थे नेविगेशन के लिए। एस्ट्रोनॉमी मतलब तारा चांद देखकर और सन देखकर वो पता लगाते थे अपनी डायरेक्शन के बारे में, कौन, जो मर्चेंट होते थे, जो सामान इधर से उधर पहुंचाते थे, है ना। तो वो नेविगेशन के लिए एस्ट्रोनॉमी का यूज करते थे, जिसे बोलते हैं नक्षास्त्र, है ना, नक्षास्त्र, दैट इज स्टार सिस्टम टू नेविगेट सी, है ना। तो ये, फिर उसके बाद स्पाइस और सिल्क रूट हुआ करता था उस टाइम पे। इंडिया स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन्स वर ट्रेडेड एज फार एज रोम, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, की उस टाइम में, मतलब अगर हम हिस्टोरिकल टाइम की बात करें, या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर उस एम्पायर की बात करें, तब के टाइम में हमारा जो ट्रेड होता था वो रोम से भी होता था, कुषाण डायनेट कुषाण डायनेस्टी के समय में, है ना। तो चाइना के साथ भी होता था सिल्क रूट के थ्रू, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी होता था, ओके। फिर उसके बाद आता है इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका। सो इससे इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई, मतलब बड़ी। एग्रीकल्चर के अलावा इंडिया जो है वो किस पे डिपेंड होने लग गया, ट्रेड पे और ट्रांसपोर्ट पे, ओके। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आने लग गया। सो इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, हेल्प इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स, कि इंडिया के गुड्स दूसरे देश में जाने लगे, दूसरी कंट्री में जाने लगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में वेल्थ हुई, मतलब उसमें एक तरह से पैसे आए, मनी आए, और लोग अमीर होने लगे। सो इट बूस्टेड अर्बनाइजेशन, इससे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ, शहरीकरण हुआ, और इकोनॉमिक हब्स बने, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और मदुरई, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या करते थे, बहुत ज्यादा अमीर घरों के लोग रहते थे, है ना, और वहां से और भी ट्रेडिंग होती थी, ओके। फिर उसके बाद आता है मेटलर्जी एंड इट्स इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। तो मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ मेटल्स, स्टडी ऑफ मेटल्स, है ना। सो एंड इट्स प्रोसेस। तो मेटलर्जी वाज वन ऑफ द इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजिकल डोमेन। मेटलर्जी को स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजिकल डोमेन माना जाता है, बिकॉज इट सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग द इकोनॉमी थ्रू वेपन मेकिंग, कॉइनेज एंड ट्रेड। तो मेटलर्जी के थ्रू ही तो वेपन मेकिंग बनाएंगे ना, जो मिलिट्री होती थी उनको वेपन चाहिए होते थे ना, तो वो मेटलर्जी के थ्रू, और कॉइनेज मतलब कॉइन्स जो आए थे उस टाइम में ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेटलर्जी ने। सो अगर हम मेजर मेटलर्जिकल अचीवमेंट्स देखें तो सबसे पहले वुड्स स्टील, जो स्टील होती थी, जो बहुत बढ़िया वाली स्टील होती थी, हाई क्वालिटी स्टील, रोम को एक्सपोर्ट की जाती थी, रोम में भेजी जाती थी, अरेबिया में और चाइना में। इट वॉज यूज टू मेक डेमास्कस स्वर्ड्स। तो डेमास्कस की जो राजा था, उसकी स्वॉर्ड बनाने में काम आई थी, कौन सी, वुड्स स्टील, है ना। सो उसके बाद आता है रस्ट फ्री आयरन। रस्ट फ्री आयरन जो आयरन पिलर ऑफ दिल्ली है, जो 4th सेंचुरी सीई में बना था, जो गुप्ता एम्पायर के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो गुप्ता एम्पायर के द्वारा बनाया गया था। सो ये क्या है, अभी तक भी रस्ट फ्री है, इसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा, है ना। अभी तक भी जंग नहीं लगा, वो किस वजह से, क्योंकि वो पहले बहुत ही ज्यादा एक तरह से हाई क्वालिटी से बना हुआ था, है ना, अच्छे क्वालिटी से बना हुआ था, ओके। सो उसके बाद है जिंक स्मेल्टिंग। जिंक स्मेल्टिंग मतलब कि इसमें क्या था, इंडिया वॉज अ
फर्स्ट टू डेवलप द टेक्निक फॉर जिंक एक्सट्रैक्शन, कि जिंक पैदा करने वाला पहला एक तरह से कंट्री बना कौन, इंडिया, जो कि अभी भी है, जिसकी माइंस अभी भी है इंडिया में, राजस्थान में, दैट इज जावर, जावर माइंस इन। और ये कब बन गई थी, 12th सेंचुरी सीई में ही बन गई थी, है ना, 12th सेंचुरी सीई में ही बन गई थी। ओके, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट इज अ ब्रॉन्ज एंड कॉपर टूल्स। तो ब्रॉन्ज और कॉपर, कॉपर टूल्स क्या थे, यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में यूज होते थे, है ना, जो हल वगैरह होते थे उसमें, है ना, कंस्ट्रक्शन में यूज होते थे, वारफेयर में मतलब जो युद्ध का सामान होता था उसके लिए भी। उसके बाद है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइनेज, ये यूज होते थे ट्रेडिंग के लिए, है ना, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए मौर्यन और गुप्ता एम्पायर ने इशूज कर दिए कॉइन्स, दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर में। ओके, फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका इकोनॉमी पे। सो इट फ्लरिश्ड मेटल ट्रेड, तो इससे मेटल ट्रेड होने लग गया रोम के साथ और चाइना के साथ, है ना। इससे इंडिया की जो मिलिट्री है उसको सुपीरियर वेपन्स मिलने लग गए, और ये अर्बनाइजेशन भी इम्प्रूव हुई से, और इंडस्ट्रियल हब्स भी बने जैसे तक्षशिला और नालंदा। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हुई। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड डाइंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डाइंग टेक्नोलॉजी भी थी इंडिया में, ज़बरदस्त वाली, बहुत बढ़िया वाली। सो इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड उस एशियन वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा एडवांस मानी जाती थी, जिसने ट्रेड और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, है ना। तो एडवांस टेक्सटाइल्स टेक्निक्स कौन सी थी, कॉटन वीविंग की, कॉटन डेवलप करने वाला, कॉटन टेक्सटाइल डेवलप करने वाला इंडिया सबसे पहला कंट्री थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे उन्होंने करा था, मतलब इतने सालों पहले। सो सिल्क वीविंग, तो सिल्क वीविंग में भी एडवांस सिल्क प्रोडक्शन टेक्निक्स वर प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया, तो सिल्क प्रोडक्शन टेक्निक भी यूज होती थी। एंड डाइंग एंड प्रिंटिंग भी, डाइंग एंड प्रिंटिंग किससे करते थे, नेचुरल डाइंग टेक्निक से, है ना। आजकल तो बहुत सारे कलर्स हैं, पहले सिर्फ इन 3 कलर्स है, दैट इज इंडिगो, टर्मरिक एंड मैडर, दैट इज ये इंडिगो है, ये टर्मरिक है, और ये मैडर है। तो ये प्लांट होता है, ठीक है, जो आपको ये ऑरेंजिश या रेडिश सा कलर देता है, येलो कलर, और इंडिगो जो आपकी नील होती है, नील की खेती, दैट इज जो नीला कलर देती है आपको, है ना। तो इन सब से क्या बना देते थे, कलर कलर किया जाता था कपड़ों को। ओके, ब्लॉक प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी भी होती थी, है ना, यूज्ड फॉर इंट्रिकेट फैब्रिक डिजाइंस की, उसमें एम्ब्रॉयडरी इन द सेंस की उसमें डिजाइंस होते थे जो हाथ से सिले हुए होते थे ना, हाथ से बने हुए होते थे वो। ओके, डिजाइंस होते थे। उसके बाद है इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका इकोनॉमी पे, तो इंडियन टेक्सटाइल वर हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्टेड टू रोम, तो इंडिया की टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई उस टाइम पे, और रोम के साथ जो इंडिया का एक तरह से सिस्टम था, ट्रेडिंग सिस्टम था, है ना। तो टेक्सटाइल भी भेजे जाते थे चाइना में भी और मिडल ईस्ट में भी। इट सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, अब अगर बनाएंगे, है ना, अगर ये बनेंगे तो कोई बनाएगा भी तो सही इनको, तो जो बनाएगा उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिली, उनको रोजगार मिला, वीवर्स को, डायर्स को, है ना, जो उनको बनाते थे, बुनते थे और डाई करते थे। उसके बाद है स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल ट्रेड सेंटर, तो उससे इंडिया की जो पोजीशन है वो ग्लोबल ट्रेड सेंटर में चली गई, मतलब वो विश्व में एक तरह से ट्रेडिंग पार्टनर्स बन गए थे ना। तो बहुत सारे जो देश थे वो इंडिया से ही अपना सामान खरीदते थे। आफ्टर दैट इज हम आते हैं अब कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे। सो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन थी उस टाइम पे। इंडियाज एंशियंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लेज द मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन में, शहरीकरण में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जैसे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मार्वल्स की, सो हड़प्पा साइट्स के बारे में हम बात करते हैं, जो 2600 BCE में, जिसके बारे में हमें पता चला है, जो तब से थी, है ना, 2600 BCE से। इट मीन्स कि जो अभी हमारे हम कौन से ईयर में, 2025 में, 2025 से भी 2600 साल पहले, इट मीन्स कि अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले, है ना, 5000 साल पहले ये एक तरह से हड़प्पा साइट थी, है ना। उसमें इतनी ज़्यादा अर्बन प्लानिंग हमें देखने को मिली थी, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ही बेहतरीन था, है ना। ग्रेनरीज वहाँ पे जो ग्रेन्स थे उनको स्टोर करने के लिए भी जगह बनाई हुई थी, है ना। और ब्रिक हाउस मिले वहाँ पे, है ना, हमें ईंटों के घर मिले थे। ओके, सो उसके बाद आता है अशोका पिलर मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स विद इंस्क्रिप्शन, तो अशोका के जो पिलर्स थे, जो पिलर्स बनाए हुए थे, उस पे इंस्क्रिप्शन थी, इंस्क्रिप्शन मतलब मूर्तियां थी उसके अंदर, जो एक तरह से गाड़ बना रखी थी, है ना। तो पत्थर पे जो मूर्तियां बना रखी थी, तो वो हमें देखने को मिला था, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है आज के टाइम में भी। स्टोन कार्विंग कर रखी थी, है ना, मतलब स्टोन्स को तोड़ तोड़ के बीच बीच में से ऐसे उन्होंने मूर्तियां बना रखी थी। आफ्टर दैट टेम्पल एंड स्तूपास, सो एग्जाम्पल्स लाइक बृहदेश्वर टेम्पल और स्तूपा ना, जो स्तूपा का है मध्य प्रदेश में है, MP में है, और ये में भी केरला या फिर तमिलनाडु में। ओके,
इट इज़ इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ओके, बृहदेश्वरा टेम्पल। सो बृहदेश्वरा टेम्पल जो हमें आज भी देखने को मिलता है, और हमारा सांची स्तूप है ना, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके, हमारे इस बेहतर टेक्नोलॉजी के, किसकी, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की। ये जो स्तूपा है ना, यहाँ पे जो ये बने हुए हैं, इसमें इंस्क्रिप्शंस है ना, इसमें क्या है, उनके उनके जो बुद्ध है, उनके जीवन की कहानियां हैं, उनकी कहानियों के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसे बाहर गए थे, फिर उन्होंने कैसे लोगों को निर्वाण निर्वाण दिया है ना, ऐसे कैसे अपने रिलीजन को बढ़ाया, तो वो सारी चीजें इसमें इंस्क्रिप्टेड है। एक मिनट, जस्ट मैं इसे रब कर दूं। उसके बाद आता है डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स की एंशियंट इंडिया। अब हमने देखा था कि डैम्स भी बनाए, तो डैम्स भी बनाए होंगे ना उस टाइम पे, जिस डैम्स के बारे में हमने बात की थी, दैट इज ग्रैंड एनिकट है ना, तो ये भी बहुत मुश्किल से बनाया होगा। सो एंशियंट इंडिया बिल्ड सेवरल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर लाइक द ग्रैंड एनिकट, ओके। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और हमारी लिविंग कंडीशन भी है वो भी अच्छी हुई, क्योंकि हमें घर मिले अच्छे ईंटों के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिली, किसे, जो कंस्ट्रक्शन करते थे, स्किल्ड लेबर्स को है ना, और पिलग्रिम्स और ट्रेडर्स को भी अट्रैक्ट करते थे, ताकि बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। इससे क्या हुआ, जब हमारे कंट्री में विजिटर्स आएंगे है ना, दूसरे लोग आएंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, ट्रैवलर्स आएंगे, तो उससे जो लोकल कम्युनिटी या लोकल लोग हैं उनकी उनका भी रोजगार बढ़ेगा ना, वो उधर अपना सामान भी सेल कर सकते हैं है ना, हैंडीक्राफ्ट के लिए भी डिमांड इंक्रीज होगी, तो पिलग्रिम्स भी आए, मतलब जो शरणार्थी या फिर आप बोल सकते हो जो मंदिर में विश्वास रखते हैं, भक्ति जो करते हैं, तो उनको भी अट्रैक्ट किया हमारे टेम्पल ने, दैट इज बृहदेश्वरा टेम्पल। उसके बाद आता है साइंस, मेडिसिन और केमिस्ट्री के बारे में। तो रसायन शास्त्र जो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आयुर्वेद जिसको हम आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, आयुर्वेद जिससे हम होलिस्टिक अपना क्या कर सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, होलिस्टिकली हम अपने बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो चरक और सुश्रुत ने क्या किया था, एडवांस मेडिकल नॉलेज थी इनके पास है ना, तो चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में हमें देखने को मिलता है उनकी जो सर्जरी की नॉलेज थी, कि वो बहुत ही इजीली सर्जरी कर देते थे उस टाइम पे, जब सॉरी रोजगार बोल रही हूँ, वेपन्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे उनकी जब कमी थी है ना, जब इंस्ट्रूमेंट्स की कमी थी, वेपन्स भी नहीं बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी थी, तब भी वो सर्जरी कर देते उस टाइम पे। माना जाता है कि चरक जो थे या सुश्रुत इनमें से एक, तो तब किसी एक अंग्रेज को, दैट इज ब्रिटिशर में से किसी को है ना, वो चोट लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, सही कर दिया था उन्हें है ना, सही कर दिया था बिल्कुल। उनकी नाक टूटी हुई थी है ना, तो नाक टूटी हुई थी, तो उन्होंने उसकी नाक को सिल दिया था, तो जो दूसरे जगह के लोग थे है ना, फॉरेनर्स थे, वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि इस टाइम में कैसे वो इसकी नाक सिल सकते हैं। फिर उसे देखने भी आए थे बहुत सारे लोग है ना, तो ऐसा माना जाता है। उसके बाद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बने थे उस टाइम में, 100 टाइप्स ऑफ टूल्स वर डेवलप्ड फॉर मेडिकल सर्जरी, तो 100 तरह के टूल्स बने थे मेडिकल सर्जरी के लिए। और दैट इज रास शास्त्र है ना, रास शास्त्र अल्केमी, दैट इज अर्ली केमिकल एक्सपेरिमेंट कंट्रीब्यूटेड टू मेटलर्जी एंड मेडिसिन। तो ये क्या था, जिसमें आप आयुर्वेद का यूज करके और मेटल्स का यूज करके आप मेडिसिन बनाते हो, आयुर्वेद और मेटल्स का यूज करके मेडिसिन बनाते हो है ना। तो ये किसने किया था, जो फादर ऑफ रस शास्त्र जिसको माना जाता है फादर ऑफ रस शास्त्र, वो है नागार्जुना को, ओके। तो ये बुद्धिस्ट सेज थे, इन्होंने इनके बारे में बताया था कि आप कैसे मेटल्स और कैसे आयुर्वेदिक कंपोनेंट्स को मिला के, जड़ी बूटियों को मिला के आप कैसे मेडिसिन बना सकते हो, तो उन्होंने ये किया था। उसके बाद डिस्टिलेशन एंड फर्मेंटेशन, तो डिस्टिलेशन और फर्मेंटेशन के बारे में भी पता था, क्योंकि हमारे पास देखने को मिलता है कि इतनी पुराने पुराने परफ्यूम्स के बारे में है ना, और अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में, दारू वगैरह के बारे में ना, और मेडिकल सिरप्स के बारे में। ये किस प्रोसेस से होती थी, डिस्टिलेशन से और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होती थी, ओके। जैसे डिस्टिलेशन क्या होता है, आप पानी से भाप बनाते हो ना, पानी से भाप बनाना, और फर्मेंटेशन क्या होता है, जिससे आप जैसे ब्रेड बनाते हो ना, ब्रेड बनाते हो है ना, उसको एक तरह से फर्मेंटेट करके है ना। तो ये उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्रिएटिंग अ थ्राइविंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हमारी, बहुत अच्छी बनी है ना, बहुत आगे बढ़ी, इस इकोनॉमी में हमारे इम्पैक्ट आया। मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्टेड स्कॉलर्स एंड ट्रेडर्स, जो मेडिकल टूरिज्म था उन्होंने अलग अलग जगह से क्या ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया, जस्ट अ मिनट, उस स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया, स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया, मतलब विद्वानों को अट्रैक्ट किया, और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया, ताकि वो इंडिया में आए और देखे कि
कैसी दवाइयाँ हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीस से, पर्शिया से, चाइना से। ओके, सो केमिकल नॉलेज इन्फ्लुएंस मेटलर्जी एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल नॉलेज की वजह से हमारी जो मेटलर्जी थी, मतलब जो मेटल्स के बारे में स्टडी थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है ना, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी इम्प्रूव हुई है, एनहेंस हुई। इस टाइम में, अपने एंशियंट इंडिया के टाइम में। ओके, एंशियंट इंडिया के टाइम में। सो ये थी आज की हमारी क्लास स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ा किसके बारे में? आज हमने पढ़ा कि क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी का रोल है इन द इकोनॉमी, है ना, इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है टेक्नोलॉजी का। सो हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा? एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इरिगेशन के बारे में पढ़ा, है ना, इरिगेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, है ना, कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन कैसा था उस टाइम में, ना, मेटलर्जी के बारे में पढ़ा, मेटल्स कितने ज़्यादा अच्छे थे कि अभी तक आपके जो आयरन पिलर है उस पर जंग नहीं लगा, कोई भी रस्ट नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, हमारे आर्किटेक्चर कितना अच्छा था उस टाइम में ना। तो ये सब चीज़ें हमने जिसके बारे में पढ़ा आज की क्लास में। कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपकी वीडियो बना दूंगी, ताकि आप इजीली उसको क्या कर पाए, पेपर में लिख पाए। ओके, सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके बाय, टेक केयर।